डॉक्टर अक्सा नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पहली अटैम्प्ट में ही पीएमएस और सीएसएस के मुश्किल इम्तिहानात पास कर लिए हैं। मेडिकल प्रोफेशन के थर्ड ईयर में थी, तब मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। आइडिया था, जो एक पुशिंग फैक्टर था, वो मेरे फादर ही थे इसमें। आपकी उम्र जो है वो तकरीबन 25 साल के करीब है और आपने इतनी सी उम्र में पीएमएस भी पास कर लिया, सीएसएस भी पास कर लिया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये हुआ कैसे। एक्चुअली आई बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन, और जब मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन के थर्ड ईयर में थी तभी आई वाज़ वेरी श्योर कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना। तभी मैंने थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे सीएसएस और पीएमएस की तरफ जाना है। तब मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद वक्त के साथ जब ज़्यादा पढ़ा तब मैं ज़्यादा पैशनेट हो गई इसके बारे में। और जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आई डिसाइडेड टू अपेयर बोथ इन सीएसएस एंड देन इन पीएमएस। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी, कैसे ख्याल आया, कैसे तैयारी की और कम वक्त में, और जो सबसे बड़ी ख़ास बात है कि आपने पहली अटैम्प्ट में ही दोनों जो इम्तिहानात हैं वो पास कर लिए हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसे सर मैंने आपको बताया कि मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन, और तब मैं इतनी पैशनेट हो गई थी कि मुझे ये था कि डिग्री तो बहुत लेट कंप्लीट होगी, तो मैं ऐसे करती हूँ कि पहले बैचलर्स के एग्ज़ाम्स दे देती हूँ और देन इसमें अपेयर हो जाऊँगी। मैंने बैचलर्स के एग्ज़ाम्स दिए, बट देन कोविड आ गया और वो मेरे एग्ज़ाम्स भी डिले हो गए, उनका रिज़ल्ट भी डिले हो गया। तो मेरी डिग्री जैसे ही कंप्लीट हुई, उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे फादर वाज एक्चुअली द पुशिंग फैक्टर। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको ज़रूर अपेयर होना चाहिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, और वो पॉइंट था जब मैंने ये डिसाइड किया। उसके बाद मैंने मिनिमम ऑफ गाइडेंस के साथ मेरे सर हैं सैयद तैमूर बुखारी, उनसे मैंने मिनिमम ऑफ गाइडेंस ली और मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। इट वाज़ जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 months, और उसमें यह था कि मैं टोटल आइसोलेशन में जाके मैंने स्टडी की थी। देयर वाज अ डिफरेंट फैक्टर, मैंने किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं किया था। इवन जब मैं अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए जाती थी, मैं किसी एस्पायरेंट को नहीं जानती थी, और मेरा जो किसी सीएसएस कम्युनिटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था वो मेरे रिटर्न के रिज़ल्ट के बाद ही हुआ था। अच्छा, इससे पहले भी आपने एक पीएमएस का इम्तिहान देने की कोशिश की थी, लेकिन वो आप नहीं दे पाई, उसकी क्या वजह है? जब बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी, मैंने बैचलर्स के एग्ज़ाम्स दे दिए, तो उसका जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मेरी डिग्री कंप्लीट होने में अभी फाइनल पेपर्स रहते थे, तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी तैयारी है तो एग्ज़ाम्स दे देती हूँ। ऐसा हुआ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कि जिस दिन फर्स्ट पेपर था उसी दिन मेरा फाइनल पेपर था मेरी ग्रेजुएशन का भी। तो मैंने अल्लाह ताला से रात को दुआ की कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगा मैं डिग्री बाद में कंप्लीट कर लूँगी, पहले मैं ये एग्ज़ाम्स दे देती हूँ। मैंने रात को तहज्जुद पढ़े, मैंने कहा या अल्लाह मुझे गाइड कीजिए, मैंने तो ये एग्ज़ाम्स देने हैं। बट जब मैं सुबह उठी और मैं एग्ज़ाम सेंटर जा रही थी तो मैं 6 किलोमीटर्स अपने सेंटर से आगे चली गई थी। जब मैं वापस आई तो वो टाइम ओवर हो चुका था। देन आई डिसाइडेड कि अल्लाह ताला की तरफ से साइन है और मुझे अपनी पहले डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। देन आई केम बैक, मैंने अपनी फाइनल पेपर्स दिए, उसके बाद फिर मैंने अब सीएसएस एंड देन पीएमएस के एग्ज़ाम्स दिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो नताइज आए हैं वो उसकी अगर लिस्ट देखें तो उसमें ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जिनके आगे जो है वो डॉक्टर लगा हुआ है। अब डॉक्टर सारे जो हैं वो सिविल सर्विसेज की जानब अगर चले जाएंगे तो अस्पताल कौन देखेगा? लोग तो पहले ही कहते हैं कि हमारा इलाज मुआवजा नहीं होता। डेफ़िनेटली हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स ही होंगे, बट ये है कि जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं या जब कोई भी करियर परस्यू करने के बारे में सोचते हैं तो एक बार एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी के मेंबर होते हुए हम ये ज़रूर सोचते हैं कि सिविल सर्विस का एक बार एग्ज़ाम दे दें। तो आई थिंक जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है और एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करने की एक हैबिट होती है, तो आई थिंक वो इसी वजह से एग्ज़ाम ज़्यादा देते हैं। अगर वो लकीली क्लियर हो जाता है तो हमें ज़्यादा नेम्स जो हैं वो डॉक्टर्स के नज़र आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने डॉक्टरी की स्टडी की तो सिविल सर्विसेज या पीएमएस की जानब आने का जो ख्याल है वो किसको देख के आया? कि फैमिली में कोई ऐसा बंदा था या आपके इर्द गिर्द? फैमिली में तो कोई नहीं था, लेकिन ऐसा था कि मेरे फ़ादर ने ही मुझे पुश किया था। एक दफ़ा मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई थी तो मेरे फ़ादर ने ये कहा कि एक मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, एक आर्मी में है, तो एक मेरी जो बच्चा है वो सिविल सर्विस में भी होना चाहिए, और वो अक्सा ही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें चाहिए तुम बस दरवाजे बंद कर लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने उनकी बात ही कुछ ज़्यादा ही मान ली थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि आइसोलेशन में जाके बहुत ज़्यादा पढ़ा था। बट आई थिंक वो जो एक आइडिया था, जो एक पुशिंग फैक्टर था, वो मेरे फादर ही थे इसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि रिज़ल्ट तो आ चुका, तो अभी कहीं पे कोई पोस्टिंग का सीन बना या किस महकमे में जाना चाहती हैं कि यहाँ पे मैं जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूँ? अच्छा, ऐसा है कि पहले मेरा पीएमएस का रिज़ल्ट आया और उसमें मैंने 14th पोजीशन ली, और उसके बाद अब मेरा सीएसएस का रिज़ल्ट आया है, तो इसमें मेरी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुई है। एलोकेशन जब हो जाती है तो पोस्टिंग से पहले हमारी ट्रेनिंग होती है। पहले हमारी कॉमन ट्रेनिंग होगी, देन स्पेशल ट्रेनिंग, और उसके बाद इंशाल्लाह पोस्टिंग होगी। तो आपका क्या माइंड है कि कहाँ पे पोस्टिंग होनी चाहिए, कि ये वाली जो पोजीशन है या ये जो महकमा है
इसमें अगर मैं जाऊंगी तो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सर्व कर सकती जैसे मैंने बताया मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे, तो मैं डिफरेंट जगहों पे पहले जो है वो मूव कर चुकी हूँ, तो मुझे हर प्रोविंस से उतना ही प्यार है, मुझे हर प्रोविंस अच्छा लगता है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मैं जिस भी प्रोविंस में जाऊँगी उसको अपना ही समझती हूँ, और मैं इक्वली वहाँ पर पूरे दिल से वहाँ पर डेडिकेशन के साथ वहाँ सर्व करूँगी। तो इंशाल्लाह कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है या किसी भी प्रोविंस में मेरी पोस्टिंग होती है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको बहुत अच्छे से लेके चलूँ। हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये भी आइडिया बता दें कि ये जो दोनों इम्तिहानात हैं इनमें मज़ामीन किस नौइयत के होते हैं, किस तरह से उनकी सिलेक्शन होती है और प्रिपरेशन जो की जाती है वो किस तरह से की जाती है। अच्छा, ये जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं इनके टोटल मार्क्स 1200 होते हैं। इसमें 600 के हमारे कंपल्सरीज़ हैं और 600 के ऑप्शनल्स हैं। कंपल्सरीज़ तो वो हैं दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर जो कि फ़िक्स हैं, वो तो आपने ऐसे ही एज़ इट इज़ आपने प्रिपेयर करने। ऑप्शनल्स में आपके पास थोड़ी सी चॉइस है कि आप अपने इंटरेस्ट बेस पे या आपका कोई बैकग्राउंड नॉलेज है तो उसकी बेस पे आप चूज़ कर सकते हैं। अब ऑप्शनल चूज़ करने के डिफरेंट वो स्ट्रेटजीज़ हैं, आप देखें कि वो कितने स्टेबल हैं, वो कितने ओपन एंडेड हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करें। इम्तिहानात में बैठते हैं तो वहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, किस तरह का जो इम्तिहान है वो होता है, क्वेश्चनेयर किस तरह के होते हैं या वो उसको अटैम्प्ट जो है वो किस तरह से होती है। अच्छा, इन दोनों एग्ज़ाम्स में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और उसके अंदर क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक रिगरस प्रैक्टिस अगर आपकी पहले हुई हो तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में आपके 2 पेपर्स होते हैं। 3 आवर्स का पहले सुबह पेपर होता है, फिर शाम में 3 आवर्स का होता है। तो उसके लिए आपके ब्रेन मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हों, आपके जो राइटिंग मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आप वहाँ पर एग्जॉस्ट ना हो। आपने कौन से जो मज़ामीन हैं उनका इंतखाब किया? TSS में मेरे एग्ज़ाम्स थे पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, फ़िलासफ़ी, ब्रिटिश हिस्ट्री और जेंडर स्टडीज़। और इसी तरह मेरे PMS के भी यही मोर और लेस यही सेम थे, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी एंड पंजाबी। डॉक्टर अक्सर नौरीन, जब आप पढ़ रही थी तो तब डेफिनेटली जिस तरह की आपकी फ़ील्ड है और आगे जाके आपने PMS और CSS भी पास किया है, तो डेफिनेटली आपका एक इमेज जो है वो पढ़ाकू किस्म की लड़की का जो है वो बना होगा सोसाइटी में, फैमिली में या इर्द गिर्द के जो लोग हैं। लेकिन इससे हट के जो एक आपकी शख्सियत का पहलू है, अगर आप बताना चाहें कि आप किस तरह की शख्सियत रखती हैं। मेरी नेचर कुछ ऐसी है, मैं बहुत ईजी गोइंग हूँ, मैं बुक वॉर्म बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जब भी पढ़ती थी, मेरे घर वालों को भी पता ही है जो मुझे देखते हैं, मैं बहुत स्पीड में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेती हूँ। आई थिंक आपने अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करना होता, फ्रीक्वेंट ब्रेक से आप रिलैक्स हो जाते हैं। उसके अलावा मैं प्रॉपर लाइफ को इंजॉय करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इंटरेक्शन करने में, तो अपने सिबलिंग्स का टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और उसके अलावा कोई कुछ सीज़न देख लिया, कोई मूवी देख ली, मोर और लेस मेरी यही एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा ये कि मेरी हैबिट्स में मुझे साइकिलिंग बहुत अच्छी लगती है, तो जब फिज़िकल एक्टिविटी करनी हो, मेरा माइंड हो, मेरा दिल कर रहा हो, तो मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ। क्या आप पढ़ाई के साथ साथ जो घर गृहस्थी वाले मामलात होते हैं उनमें भी कबूर हासिल है आपको? मैं हमेशा से शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ अकेली रही हूँ। वैसे मैं काम बहुत कम करती हूँ, लेकिन यह है कि मैं अम्मी का जो कहते हैं ना हाथ बटाना, वो ज़रूर करती हूँ। मैं कोई काम कर रही होती है, मैं उठ के फ़ौरन से उनके पास चली जाती हूँ, क्योंकि आई बिलीव अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुश होते हैं, आपको खुद बहुत खुशी फील होती है। तो अब्बू कोई काम कर रहे हो, अम्मी कोई काम कर रही हो, मैं उनके साथ जाके बैठ जाती हूँ, तो उनका मैं हेल्प ज़रूर करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं काम करती, लेकिन थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने जो रिटन टेस्ट के हवाले से आपने बताया कि आपने बड़ी उसकी मेहनत से तैयारी की, तो इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं इसमें, तो उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन की, क्या किन किन मराहल से गुजरना पड़ा आपको? अच्छा, ऐसा है कि मेरा जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो 18 सितंबर था, तो 3-4 दिन तो मैं रिटर्न रिज़ल्ट की खुशी में ही थी। उसके बाद मुझे पता चला कि अब तो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया। मैं सर तैमूर के पास आई और उनके पास मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन मेरे साथ डायलेमा ये हुआ कि मेरे पास सिर्फ 28 डेज़ थे, जहाँ मेरे फेलोज़ के पास 2 to 3 मंथ्स थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था, तो वो बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, लेकिन उसमें सर की कॉन्स्टेंट मोटिवेशन और उन्होंने बहुत पुश किया, तो उसी वजह से मैं इन 28 डेज़ में आई वॉज एबल कि मैं एट दी एंड अच्छा इंटरव्यू दे सकूं, और उसी लिहाज से मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आया इंटरव्यू में। तो आई एम हैप्पी एट दी एंड कि वो अच्छी प्रिपरेशन अच्छा, हो गई। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंटरव्यू में जाके रह जाते हैं, चाहे वो टेस्ट उन्होंने जितना भी अच्छा किया हो, इंटरव्यू अच्छे तरीके से वो कंडक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो आपके देखने वाले हैं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो किस तरह से कहीं पे भी जॉब लेने के लिए जाएं या किसी भी सिविल सर्विसेज या कहीं पे भी इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उसके लिए वो किस तरह का क्राइटेरिया जो है वो अपनाएं? अच्छा, इंटरव्यू के लिए ये कि सबसे पहले तो आपने बिल्कुल नेचुरल रहना है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपने वही शो करवानी है, क्योंकि आपने मोर और लेस उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना। अगर आप एक पॉजिटिव इंटरेक्शन उनके साथ बिल्ड करें, एक कनेक्शन बिल्ड कर लें, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है। इसके अलावा आपके स्पीकिंग स्किल्स, अगर आपको लगता है कि स्पीकिंग स्किल्स ठीक नहीं है, उसके ऊपर काम करें, और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक बीइंग नेचुरल, स्पीकिंग स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों चीज़ों से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है।